जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ रहे हैं नंबर्स, या उसी को हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम यहाँ तक रुके थे, है ना। संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे थे। आयोटा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है ना, रियल नंबर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत, होल नंबर, ये सब हमने कवर कर लिया था, और सम विषम भी कवर कर लिया था। आज आपको बताना था कि जीरो को हम सम क्यों कहते हैं, है ना। यही आज का टॉपिक था कि जीरो को हम सम क्यों कहते हैं। चलिए, जीरो को सम क्यों कहते हैं ये देख लेते हैं। पहले तो इसको ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि आप उसको नंबर लाइन पर ही प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो इसके प्रूफ करने के और भी उपाय रहते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के और भी उपाय रहते हैं। चलिए अब एक देख लेते हैं इसको प्रूफ और कैसे कर सकते हैं जीरो को। ये जीरो है ना। पहले तो मैं नंबर लाइन बना देता हूँ। ये हमारा नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है। ठीक है, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार की वैल्यू आएगी। ये जो है इस प्रकार की वैल्यू आएगी। आपको पता है सम एक संख्या का, जब भी हम सम संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें एक का अंतराल रहता है। जैसे हम सम संख्या लेते हैं 2 4 6 8, इसमें एक का अंतराल है, इसमें बीच वाली संख्या नहीं है ना। यदि देखिए एक का अंतराल है ना, यहाँ कोई ना कोई एक अंतर नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं इधर और आगे बढ़ते जाऊँ तो मुझे एक के अंतराल में क्या मिलेगा। देखिए एक के अंतराल में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो पहली बात तो हम यहीं से साबित कर दिए कि जीरो एक सम संख्या। दूसरी बात, विषम संख्या भी एक के अंतराल में रहता है। विषम संख्या जो है एक के अंतराल में रहता है। तो 1 3 5 7, क्या ये भी एक के अंतराल में है ना। ये भी एक के अंतराल में है, ये भी एक के अंतराल में है, ये भी एक के अंतराल में है। अब फिर से मैं एक के अंतराल में इस साइड और जाऊं तो मुझे जीरो ना मिलकर -1 मिल जाएगा। जीरो को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो एक के अंतराल में रहता है। तो ऐसे हमने तय कर लिया कि जो जीरो है वो एक के अंतराल वाले सम संख्या के साथ आ रहा है, तो वो उसको हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। या कुछ देखिए, अब इवन पॉजिटिव का एक रूल रहता है ना। इवन और पॉजिटिव का एक रूल रहता है। जैसे पहला होता है आपका इवन प्लस माइनस इवन, है ना। दूसरा है आपका इवन प्लस माइनस ऑड, और तीसरा है ऑड प्लस माइनस ऑड। अब देखते हैं, यदि इवन किसी इवन नंबर सम संख्या को सम संख्या से जोड़े या घटाएं तो हमेशा हमको इवन मिलेगा। ठीक है, इवन को ऑड के साथ करें तो हमको ऑड मिलेगा, और ऑड को ही करेंगे तो हमको इवन मिलेगा। पहले तो इसको बता देते हैं। पहले हम पहले को प्रूफ करके देखते हैं, है ना। पहले को हम यहाँ प्रूफ करके देखते हैं। इस लाइन पे के बाद हम प्रूफ करेंगे सबको। ठीक है, तो कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं। तो एक 2 होता है और एक 4 होता है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 6 आ जाएगा, और 6 हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, और यदि माइनस कर देते हैं तो माइनस करेंगे तो 6 -4, या बड़े में से आप छोटे को माइनस कर देते हैं, अभी भी -2 आएगा। तो -2 भी हमारा इवन संख्या होता है, मैंने पीछे बताया था, है ना। यदि कोई संख्या सम है माइनस में आएगी तो भी हम उसको सम संख्या ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे के चलते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है इवन प्लस ऑड इन, है ना। तो इवन में हम 4 ले लेते हैं, इवन 6 ले लेते हैं, और हमको ऑड नंबर लेना है। ऑड में ले लेता हूँ 3। माइनस करूँगा तो क्या आएगा, देख लीजिए। इवन प्लस इवन को माइनस करूँगा तो हमको ऑड संख्या मिलनी चाहिए, तो हमको ये ऑड आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यदि मैं
6 में इस 3 को प्लस कर दूँ तो 9 आ गया। देखिए इवन प्लस माइनस ऑड ऑड होता है, ये 3 ऑड है 9 ऑड है। ठीक है, ये आपको कथन भी इसमें आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, अब ऑड को ऑड से ही प्लस माइनस करूँगा तो हमको इवन मिलना चाहिए। तो चलिए कोई ऑड ले लेते हैं। ऑड में 3 है, 3 में 7 है ना। तो 7 3 10 होता है और 10 हमारा इवन है। 7 3 10 है और 10 हमारा इवन है। 5 + 3 ले लेता हूँ, 5 + 3 8 होता है, या फिर 5 में अगर 3 माइनस कर देते हैं तो भी 2 आएगा। ठीक है, तो ऑड प्लस ऑड इवन माइनस करेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा। देखिए हमको पूरा 10 8 और 2 इवन है, और इवन में इवन को जोड़ेंगे तो वो हमको इवन ही मिलेगा। जैसे 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा इसका छोटा सा टॉपिक। अब देखते हैं, अब हमको ये देखना है, हमको 0 से सॉल्व करना था ना, 0 से। तो देखिए यदि हम पहले में अगर प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखिए। पहले में यदि हमको प्रूफ करना है कि 0 प्लस है, 0 आपका ऑड है कि क्या है, देखिए चलिए पहले में प्रूफ करते हैं। तो हम 2 ले लेते हैं पहले। 2 + 0 जोड़ेंगे, हमको क्या मिलेगा। यदि हम इसको इवन मान के चलते हैं 0 को, है ना, 0 को हम पहला कंडीशन में हम 0 को सम संख्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, 0 को हम सम संख्या मान के चलते हैं। यहाँ मैं कहीं कंडीशन लिख लूँ, इफ़ 0, या भी लिख लीजिएगा, इफ़ 0 इज़ सम। यदि हम इसको सम संख्या मान के चलते हैं तो हमारा उत्तर सम आना चाहिए। तो हमारा उत्तर आ गया 2, ये सम आ गया। ठीक है, माइनस भी करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में डाल के ये पहला हो गया हमारा कंडीशन। दूसरा कंडीशन में डाल के देखते हैं। हम अभी भी 0 को सम मान रहे हैं ना, याद रखिएगा 0 को सम मान रहे हैं। तो हम 0 को हम इवन की जगह लिखेंगे तो ये 0 हो गया। प्लस हमको कोई इवन नंबर दे दीजिए, कोई ऑड नंबर दे दीजिए, ऑड, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इवन, देखिए इवन प्लस माइनस ऑड ऑड। देखिए इवन, हम 0 के इवन माने, इसकी ऑड के साथ प्लस माइनस किए तो हमको इवन ऑड मिल गया ऑड, मतलब 0 सम संख्या। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में दोनों को ऑड माना गया है, दोनों को ऑड माना गया है। ठीक है, दोनों को हम ऑड मानते हैं कि लेकिन हम 0 मान के चल रहे हैं तो इवन आना चाहिए, ऑड मानते हैं। चल ठीक है, 3 ऑड मानते हैं। ठीक है, तो 3 - 3 करेंगे तो हमको 0 आ जाएगा, और 0 एक इवन है। ठीक है, ये हो गया। तो 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, यदि 0 को यदि हम विषम मान के चलते हैं तो 0 को यदि हम विषम मान के चलते हैं तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि एक बात के लिए मान लेते हैं कि 0 एक विषम संख्या है तब क्या होगा। हम विषम संख्या, तो विषम वाला कहाँ है, इस विषम वाला यहाँ पे, यहाँ इस 2 में अप्लाई करके देखते हैं, इस 2 नंबर में अप्लाई करके देखते हैं। तो हमको पहले तो कोई इवन नंबर ले लेना है, इवन नंबर आएगा हमारा 2, है ना। अब हम 0 को मान लेते हैं वो ऑड नंबर है, तो ये 0, यदि 0 ऑड नंबर होता तो हमारा आंसर ऑड में आता। सही बात है, इस सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से 0 यदि ऑड होता तो हमारा जो संख्या है ऑड में आता आंसर। लेकिन 2 + 0 आपका 2 हो गया, और ये 2 आपका ऑड नहीं इवन है। इससे साबित होता है कि 0 जो है एक सम संख्या है, ना कि विषम संख्या। विषम संख्या होता तो यहाँ वैल्यू चेंज हो जाता। ठीक है, तो इतना बताने का मकसद मेरा यही था कि 0 जो है आपका सम संख्या है। साथ में आपको इस फॉर्मेट को याद करना है कि इवन प्लस माइनस इवन इवन, इवन प्लस माइनस ऑड ऑड, और इवन प्लस ऑड प्लस माइनस ऑड इवन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा इसमें ये है कि अभी इवन नंबर को किससे गुना करें कि क्या आएगा, ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये होता है इवन इंटू इवन, ये होता है आपका, लास्ट में बताऊंगा क्या है ना। ये 2 नंबर क्या है, इवन इंटू ऑड। चल ठीक है, इवन इंटू ऑड क्या होगा, और तीसरा है ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होगा। चौथा है ऑड को स्क्वायर, इवन के स्क्वायर क्या होगा, इवन स्क्वायर क्या होगा, और पांचवा है ऑड स्क्वायर क्या होगा। चलिए ये मान देखा जाए। पहले तो ये हमारा पहले ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। इवन को जब भी हम इवन से इंटू करेंगे तो हमको इवन मिलेगा,
इवन मिलेगा, ठीक है। इवन को ऑड से इंटू करेंगे तो भी हमको इवन ही मिलेगा, ठीक है। और ऑड से ऑड इंटू करेंगे तो हमको ऑड मिलेगा। उसके बाद है इवन को यदि स्क्वायर करते हैं तो हमको इवन मिलेगा। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ सेम बात है, सेम बात नहीं है। मैं थोड़ा आगे अंतर बताइए, यहाँ देख रहा होगा कि इवन इंटू इवन, यहाँ इवन है तो यहाँ भी इवन आएगा इवन, लेकिन इसको अलग नज़रिए से लिखा गया है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया इवन। और ऑड को स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ऑड। चलिए अब इसको इधर बगल में सॉल्व करते हैं, ठीक है। बगल में सॉल्व करते हैं तो इवन इंटू इवन, तो 4 इंटू 6 24 हमारा सम संख्या है, ठीक है। ये हमारा पूरा वेरी करता है। और इवन इंटू ऑड, तो 4 इंटू 3 12, देखिए हमारा सेकंड नंबर ही आ गया। इवन इंटू ऑड इवन, ठीक है। अब देखते हैं ऑड इंटू ऑड, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9। यदि ऑड को ऑड से इंटू करेंगे तो हमको ऑड ही मिलती है। अब देखिए अब यहाँ इवन स्क्वायर है, मतलब एक ही संख्या का स्क्वायर करना। यहाँ दो अलग अलग इवन थे, एक अलग अलग डिजिट थे इवन में, कोई दूसरा डिजिट हो सकता है, एक दूसरा डिजिट हो सकता है। यहाँ ऑड भी उसी प्रकार, यहाँ ऑड भी, यहाँ देखिए ऑड यहाँ 3 मिलने का, ये स्क्वायर वाला फॉर्मेट आ गया। इसको मैं किसी और में करके बताता हूँ, किसी और इवन नंबर पे, है ना। जैसे ये हो, ये 7 पे दिखा देते हैं, तो 7 या 21 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ भी अलग अलग ऑड डिजिट है, इसलिए इसको अलग बताया गया है। अब इस स्क्वायर वाले में आप किसी एक को रखते हैं, जैसे 4 को रख लिया तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब ऑड के लिए मैं 7 को रख लिया तो 7 का हो जाएगा 49, ठीक है। अब देखिए इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन इवन, है ना। इवन इंटू ऑड इवन, है ना। ऑड इंटू ऑड ऑड, है ना। इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल हैं, या इसको आपको जानना आवश्यक होता है, ये आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। चलिए ये आपका महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आगे और बात करते हैं, इससे कुछ भाषाएं होती है ना। प्राकृत संख्या के संबंधित कुछ और भाषाएं होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। प्राकृत संबंधित से कुछ और भी कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, एन मतलब नेचुरल नंबर। पहला बोलते हैं यदि ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं, है ना। यदि ए और बी नेचुरल नंबर है, यदि ए और बी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके इन्फिनिटिव, इसमें 0 नहीं रहेगा, याद रखिएगा। प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके, मैं लिख लेता हूँ, है ना, 1 2 3 इस प्रकार इन्फिनिटिव, ये हमारा प्राकृत संख्या है, ये हमारा प्राकृत संख्या है। अब हमारा पहला क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1 प्लस बी हमेशा प्राकृत होगा, क्या ये सही है। यदि 1 प्लस बी मतलब ए प्लस बी यदि ए प्लस बी हमेशा यदि ऐड करेंगे तो प्राकृत हो गया, क्या सही है, बिल्कुल सही है ना। हमेशा ऑलवेज, ये ऑलवेज वाला केस है ना, हमेशा नेचुरल होगा, ठीक है। तो हमेशा नेचुरल होगा तो क्या होगा, ये यस है, यस हमेशा नेचुरल होगा। मैं स्पेस का इसलिए कम लिख रहा हूँ, चाहे तो आप कॉपी में पूरा लिख लीजिएगा। ए प्लस बी, पहले तो ए और बी एक प्राकृत संख्या है, और जब ए और बी को हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा, देखिए मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, कभी कभी वाली संभावना वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमेशा एक प्राकृत संख्या ही आएगी, ठीक है। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। पहले हमको प्राकृत संख्या ले लेते हैं, तो 5 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो 5 2 7। क्या 7 हमारा प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा प्राकृत संख्या 1 से लेके इन्फिनिटिव तक है। दूसरा क्या बोलता है ना, ए माइनस बी क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा, क्या हमेशा प्राकृत संख्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा, तो हमेशा प्राकृत नहीं होगा, संभावनाएं हैं, नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा ना, संभावना वाला बात है, हमेशा कभी नहीं होगा। देखिए यदि हम ए को 10 ले लेते हैं, बी को माइनस ले लेता हूँ 8, ये हमारा प्राकृत तो हो गया, है ना, ये प्राकृत तो हो गया। लेकिन यदि इसी को 2 - 10 कर दूँ तो माइनस में आ जाएगा आंसर, और जो भी वैल्यू माइनस में आएगी उसको, ये तो अब इंटीजर में चला गया, ये हमारा देखिए आप यहाँ इसको वो मत बोलिएगा ना, ये काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक निकालने के लिए आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो ये आपका माइनस पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर चला गया, जबकि प्राकृत संख्या
पॉजिटिव में रहती है वो भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये माइनस में आ गया, ये जो आंसर है माइनस में आ गया, तो ये आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। -8 आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। -8 पूर्णांक संख्या में आ जाता है, वो भी निगेटिव पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। ठीक है, तो ये हमेशा सही नहीं होगा, तो ये नहीं हो गया। ठीक है, एक और कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन। तीसरा क्या होगा, a इंटू बी सदैव प्राकृत होगा, है ना, a इंटू बी सदैव प्राकृत होगा। मैं हमेशा वाली बात कर रहा हूँ ना, हमेशा हम लिखूँगा नहीं तो अभी आपको समझ लेना है, आपको हमेशा प्राकृत होगा, तो ये सही होगा, यस होगा, है ना। कोई भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ इंटू करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जैसे 5 इंटू 2 ये 10। आप कोई भी संख्या को, दो प्राकृत संख्या को ऐड कर इंटू करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा आपको प्राकृत संख्या ही देगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप ये है कि ए डिवाइड बाय बी, है ना, सदैव न्यूट्रल सदैव नेचुरल नंबर होगा नहीं, इसमें भी संभावनाएं हैं, फिर हम उसी को लेके चलते हैं 2, है ना, इसका वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राकृत संख्या, यहाँ तो हमने हाँ बोल दिया, लेकिन यदि 1/2 करते हैं तो ये हमारा वैल्यू पॉइंट में आ जाता है। और जबकि हम प्राकृत संख्या में पढ़े हैं कि पॉइंट वाला संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इन्फिनिटी तक चलता है, जबकि ये आंसर पॉइंट में आ गया, पॉइंट वाला हमारा प्राकृत संख्या नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ भी ये संभावनाएं व्यक्त करती है कि कभी कभी ये दो प्राकृत संख्या को हम डिवाइड करते हैं एक प्राकृत संख्या से दूसरे प्राकृत संख्या को, तो वो सदैव आपकी प्राकृत नहीं आएंगी, आने की संभावना है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो ठीक है, हमने 2 कंडीशन देखे जिसमें वो प्राकृत हो सकता है। तो 2 कंडीशन कौन सा है, हमेशा वाला 2 कंडीशन है आपका a प्लस बी, ठीक है, और a इंटू बी, ठीक है, हमेशा वाला। और संभावना वाला कौन सा है, तो संभावना वाला है a माइनस 1, a माइनस बी और a बाई बी, ये दोनों आपके संभावना वाले हैं। इसमें प्राकृत संख्या आ भी सकता है और प्राकृत संख्या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राकृत संख्या के संबंध में ज्ञान। बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे कि इसके बाद हमको क्या पढ़ना है। और इसके बाद हमको कुछ दशमलव वाले पढ़ना है। मोस्टली हम इंटीजर को 2 भाग में बांटते हैं, मोस्टली हम जो संख्याएं होती है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है आपका इंटीजर, दूसरा होता है दशमलव। तो इंटीजर वाला हमने पूरे पढ़ लिए। इंटीजर में आपके सारे नेचुरल नंबर आ गए, होल नंबर आ गए, है ना, और इंटीजर में नेचुरल, होल और प्राकृत संख्या ये सभी आ गई। अब हमको पढ़ना है दशमलव वाली संख्या। सबसे पहले दशमलव वाली संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के नाम आता है, ये है आपका शांत दशमलव। ये होता है आपका शांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होता है, ये देखिए, कभी भी किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरी चीज़ को भाग दिया जाता है तो वो कहीं दशमलव में जाके रुक जाता है ना। जैसे 2.567 ये यहाँ पे रुक गया, ये आपका शांत दशमलव है। ठीक है, ये आपका शांत दशमलव है। उसी प्रकार जैसे 1.5 है, हाँ, 3.926 है, ये आपके शांत दशमलव हैं, ये आपके शांत दशमलव हैं। ठीक है, अब होता है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार वाले, जैसे 3.22 ये आपके बार वाले हैं, या फिर 3.25। शायद रेड कलर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरा कलर में बनाता हूँ, इसके लिए वाइट ही ठीक है। ठीक है, तो शांत दशमलव क्या बोला था हमने कि वो कहीं जाकर, जैसे 1.2, 5.525 ऐसे जो भी हो, जो कहीं जाके रुक जाता है, 6.2 ऐसा ना, वो यही कहाँ कि जाके रुक जाता है एक जगह। जैसे अब भाग देते जाओगे तो कुछ कभी माइनस, कभी पॉइंटों में आता है आंसर, है ना। पॉइंट में जैसे ही आंसर आना चालू होगा तो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। कुछ होता है जो रुकता नहीं है, लेकिन हर एक फिक्स नंबर, एक फिक्स पैटर्न के बाद वो अपने आप को दोहराने लगता है। जैसे 3.25
23 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 3.23 ऐसे बार वाले, इसको बोलते हैं आवृत्ति दशमलव, है ना। ज़रूरी नहीं कि 2 ही अंक में हो, 3 अंक 4 अंक, जो भी एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न, या फिर हो सकता है ऐसा बोल सकते हैं 5.283 है ना। टू एट थ्री देखिए यहाँ 3 नंबर का दोहराव हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये होता है 5.283, इसको ऐसे बार लिखा जाता है। तो ये होता है हमारा आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति मतलब समझ आए, बारंबारता वाला, बार बार वही रिपीट हो रहा है। उसके बाद होता है अशांत दशमलव, ये होता है अशांत दशमलव 2.23597, जो भी आप लिखते जाओ ये कभी ख़त्म नहीं होता, आप उसको भाग देते जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, ये संख्याएं आनी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आवृत्ति दशमलव। समझ में आ गया। शांत दशमलव मतलब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, अशांत दशमलव बार वाले में जाके रुक, देखिए ये रुकता नहीं है बार वाला, याद रखिएगा, है ना। ये जो बार वाला क्वेश्चन है वो रुकता नहीं है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न को लेके चलता है। आप इसको भी अगर आप भाग करते जाओगे तो वो, जैसे आप 20 को 6 से भाग करके देखिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जो 20 है आप 6 से भाग करके देख लीजिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक फ़िक्स पैटर्न पे रिपीट हो जाता है, और वो रिपीट होता ही रहेगा, है ना। अब जितने बार जितना कॉपियाँ भरना है भर लीजिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसी प्रकार अशांत दशमलव है, ये भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कब 1 आएगा, कब 10 आएगा, कितने संख्या के बाद आएगा, क्या आएगा, कोई पता नहीं रहता। तो ये होता है आपका अशांत दशमलव, और वास्तविक में इस अशांत दशमलव को ही हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। और अशांत दशमलव के छोड़ जितने भी संख्या हैं, जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, है ना, नेचुरल नंबर, है ना, क्या पढ़े हम, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर नंबर, अभी यहाँ शांत दशमलव पढ़े और आवृत्ति दशमलव पढ़े, इन पांचों को हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। किसको छोड़ के, इस अशांत दशमलव को छोड़कर ही, इस अशांत दशमलव को छोड़कर ही बाकी शेष जो संख्याएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। आगे परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखेंगे तो और बताएंगे कि वो क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो केवल इस अशांत दशमलव को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और केवल इस अशांत को ही अपरिमेय कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, है ना। आगे बताएंगे कि इसकी पहचान क्या होती है ना। आप अशांत दशमलव को कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। कहते तो इसी को है अशांत दशमलव को, लेकिन इसकी पहचान होती है। आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा के नहीं आएगा, इतना लंबा चौड़ा आपको लिख के दे देगा कि ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय हो, तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसको पहचानने के तरीका रहता है, उसके हिसाब से हम पहचानते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इतना आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि शांत दशमलव क्या है, आवृत्ति दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है। यहाँ पे ये देख लीजिए, जो भी आवृत्ति दशमलव होता है ना उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 2-3 लिखा है बार वाला, उसके नीचे हम 9 लिखते हैं, जितने में बार रहेगा उतने के नीचे हम 9 लगा देते हैं। तो ये होता है आवृत्ति दशमलव को लिखने का तरीका। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब चलिए चलते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। इंग्लिश में यदि किसी को लिखने की इच्छा हो, तीव्र इच्छा हो रही है तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कैसे, जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या है। और आप यहाँ याद रखिएगा Q आपके 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, या आपके जो P है, ये Q है, ये आपके इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब Z। देखिए मैं कुछ को कोड भाषा में लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ा इसलिए मेरे पास स्पेस कम रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, Z मतलब आपका P और Q आपका Z होना चाहिए। Z मतलब
z मतलब इंटीज़र, ठीक है, z मतलब इंटीज़र होना चाहिए, p और q जो है इंटीज़र होना चाहिए। तो क्या मैं 1/2 को इंटीज़र लिख सकता हूँ? देखिए, इसको मैं p मान लेता हूँ और इसको मैं q मान लेता हूँ, तो हमारा कंडीशन क्या था? पहले तो आपका q 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है तो 2 है। p और जो q है वो z होना चाहिए, मतलब ये आपकी जो ये नंबर लाइन है ना, ये 0, इधर प्लस वाला 1 2 3, इधर माइनस वाला 1 2 3, ऐसा, ठीक है। तो क्या 2 इसका फॉलो कर रहा है रूल का? बिल्कुल फॉलो कर रहा है ना। अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा, बिल्कुल पॉइंट में आएगा, वह 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आएगा। तो 0.5 तो हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया, मतलब ये शांत दशमलव है। परिमेय संख्या मतलब शांत दशमलव, ठीक है, परिमेय संख्या मतलब शांत दशमलव। तो वैसी संख्या उसी प्रकार यदि 20/6 है, ये है ना, ये 20/6 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके किसी फिक्स पैटर्न में जाके रुक जाता है ये। चलिए यहाँ सॉल्व करके ही देखते हैं 20/6 को, ठीक है। यहाँ 20/6 लिख देता हूँ, ये 20 है और 6 है, तो ये हो गया आपका 6 त्रिक 18, है ना, ये आया 2, ठीक है, 6 त्रिक 18। ये कुछ भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाएंगे, तो फिर ये हो गया 6 त्रिक 18। आपको पता चल रहा है, 6 त्रिक 18, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ 0 लगाऊंगा, फिर 6 त्रिक 18 लिखूँगा, मतलब ये 3 पॉइंट के बाद 3 आना चालू हो जाएगा। 3 पॉइंट के बाद आपका 3 आना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, ये जो 20/6 है, हम इसको 3.3 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या जो जिसकी आवृत्ति होती है ना, भले ही वो ख़त्म नहीं होगा, पता है वो ख़त्म नहीं होगा, वो संख्याएं ख़त्म नहीं होंगी। आप भाग करते जाओगे, कितनी कॉपियाँ भर लोगे, लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसी संख्या को हम बार के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम बार के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आवृत्ति दशमलव और शांत दशमलव परिमेय संख्या आती है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट बोलता है प्राकृत संख्या। तो परिमेय संख्या में वो सभी संख्याएं जो प्राकृत है। प्राकृत संख्या क्या है? अब यहीं से देख लीजिए ना, ये देखिए, इस साइड को हम प्राकृत संख्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हमसे 0 मिला दिए तो पूर्ण संख्या बन गया। देखिए ये 0 1 2 3 4 5, पूर्णांक में -1 भी आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसलिए आपको बाकी संख्या पहले बताया गया था, ठीक है, बाकी संख्या पहले बताया गया था। अब बात करते हैं अपरिमेय की, अब बात करते हैं अपरिमेय की। अपरिमेय के लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। या इसके लिए एक है कि जो संख्या रूट से बाहर ना आए, इसकी एक फिक्स पहचान है, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना आए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जो संख्या रूट से बाहर ना आए, जैसे √2, ये कभी रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसका आप करोगे तो 4 1 4 जो भी ऐसा आते रहेगा, हमेशा आता रहेगा। ये आपके रूट से बाहर नहीं आएगा, ये आपके रूट से बाहर नहीं आएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार आपका जो पाई है, पाई की वैल्यू जो है 22/7, ये आपका परिमेय है, लेकिन वो नॉर्मलाइज वाला क्वेश्चन 22/7 जो उसको सिंपल करके बनाया गया है। पाई हमेशा आपकी अपरिमेय संख्या रहेंगे, है ना। √3 आपका परिमेय संख्या है, -√5 आपका परिमेय संख्या है। इस प्रकार ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे हम ये लिख दिए कि 11 -√3, ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका अपरिमेय संख्या।
कोई जो संख्या रूट से बाहर ना आए वो परिमेय संख्या होती है। जैसे ये देख लेते हैं, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो 64 है ना, 8 8 64, तो ये आपका परिमेय संख्या है क्योंकि ये बाहर रूट के आ जाएगा। 8 × 8 = 8, ये आपका परिमेय संख्या, ये परिमेय है मतलब रैशनल है, ठीक है। उसी प्रकार 64 का क्यूब 3 कर देते हैं तो भी ये बाहर आ जाएगा, तो भी ये बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखिए, 4 × 4, 3 है तो लास्ट अंत में 3 जोड़ा लगाते हैं, पता है नहीं पता तो आगे बताएंगे जब हम रूट पढ़ेंगे तब। तो ये 4 हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है ना। यदि आप चाहते हो कि इसको इरेशनल बनाना है तो इसको रूट से बाहर आने ही नहीं देना है, आने नहीं देंगे तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब बताए आप कैसे आएगा ये, अब ये रूट के बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसका जोड़ा बनेगा नहीं, रूट के बाहर नहीं आएगा तो ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगाओगे पता। आप परिमेय लगाने के लिए एक मोटा मोटा तो ये है कि वो आसान दशमलव होना चाहिए, है ना, कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरी बात, यदि वो रूट से बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, चाहे वो क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, जो भी रूट हो, किसी भी रूट से यदि वो बाहर नहीं आ पाता है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, दो संख्या के मध्य कितनी अपरिमेय संख्या होती है। इसको निकालने का एक ट्रिक रहता है, या फिर इसको एक वो बोल सकते हैं, ये देखिए, स्क्वायर करिएगा और a × b कर दीजिएगा, स्क्वायर करेगा और a × b कर दीजिएगा, तो ये हमेशा आपका इन्फिनिटिव में आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य इन्फिनिटिव अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। यदि ये क्वेश्चन आपको आ जाता है लिखे में तो आपको लिखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। चलिए अब हम परिमेय संख्या में वापस चलते हैं। ये होता है हमारा परिमेय संख्या। उसी प्रकार हमको अगर परिमेय संख्या में निकालना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी होता है आपका अनंत, है ना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का हमारा फॉर्मेट रहता है a k, है ना, a k प्लस b और k प्लस 1, ठीक है। वैसे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अनंत रहता है तो आप निकाल ही क्या सकते हो, है ना। ये पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत कौन कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि हम परिमेय संख्या ले लेते हैं 1 और 2 को, परिमेय संख्या हमारा 1 और 2 है, 1 और 2 परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं तो 1 की इंटू जैसे आपका मान रखते जाएंगे उसके मध्य के आंसर आते जाएगा, उसके बीच में जो आंसर है वो आते जाएगा। 1 और 2 है तो 1 और 2 के मध्य आंसर आने वाला है, इस प्रकार। चलो एक आध हम निकाल के देखते हैं नए पेज में, हाँ। परिमेय निकालना है तो क्या था इसका, a k प्लस b और k प्लस 1, ठीक है। तो हम पहले तो दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। परिमेय संख्या 2 है हमारा 1 और 2 हमारा परिमेय संख्या क्योंकि प्राकृत संख्या है, तो a की जगह 1 रख लीजिए और k की वैल्यू फिलहाल 1 रख लीजिए, k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 है प्लस b है, यहाँ k की वैल्यू 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह 2 रखना है ना। तो क्या होगा, 1 एकम 1 एकम 1 और प्लस 2 3/2। अब 3/2 एक परिमेय संख्या है। यदि आप इसको भाग करेंगे, है ना, तो आपकी ये शांत दशमलव में आएगा या फिर आवृत्ति में आएगा। यदि k की वैल्यू हम 2 रखते हैं, k की वैल्यू 2 रखते हैं तो 1 × 2 प्लस 2, है ना। k की वैल्यू बस चेंज करना है क्योंकि हमको दो परिमेय संख्याओं के मध्य लिखना है। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 और 2 के मध्य ही आएगा, 1 और 2 के मध्य ही आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा आपका k की वैल्यू 3 हो जाएगी, k की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ करेंगे 2 एकम 2 2 2 4, ये देखिए इस प्रकार आपको निकालने हैं परिमेय संख्याएं। और ये परिमेय संख्या आपके हमेशा 1 और 2 के मध्य रहेंगी, जिसका भी लेंगे आप,
3 4 का ले लीजिए तो 3 और 4 के मध्य ही परिमेय संख्या आएंगे, तो ये अनंत है। ठीक है, ये अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो यदि एक लाइन में आंसर पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है, तो वो अनंत होता है और निकालने की फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो आज का क्लास यही ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।